So hi everyone, welcome back। क्या हाल चाल सबके? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो हम लोगों ने इकोलॉजी स्टार्ट कर दी थी एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी यानी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की पूरी बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की, यानी हम सेकेंड वर्टिकल को पढ़ेंगे ऑफ दिस चैप्टर। राइट, हमने इंडिविजुअल के बारे में सारी स्टडी कर ली, अब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे अलग अलग पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ किस हिसाब से इंटरेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर हमारा टारगेट जो है उसको लिख दो, दैट इज #360 बायोलॉजी, बिकॉज ये हमारा सपना है जो बहुत जल्द हकीकत बन जाएगा। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ गुड सरप्राइजेस फॉर यू गाइज, जो कि आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, आपको वो पूरा कंटेंट देंगे जो कि 360 मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम है, बहुत ही ज्यादा एम्पल है। सबसे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा दोस्त। हमारा एक नया वेंचर, एक नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है कॉल्ड ब्रिलिक्स। इस ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इसे इंस्टॉल करिए, अपने फोन में रखिए और यूज करिए। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं उन सारी की सारी चीजों में आपको कोई भी अगर डाउट आता है या आप औरों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछ के, या आपने खुद का कोई क्वेश्चन फ्रेम किया है, आप उसे ब्रिलिक्स के ऊपर डाल सकते हैं। कोई पोस्ट है, कोई पोल है, कोई इमेज है, कोई कॉन्सेप्ट मैप है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप हमारे एसएमईज का पूरा फायदा उठा सकते हैं अपने किसी भी डाउट को विद इन 2 मिनट्स रिजॉल्व कराने में। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर हो, अगर आप मेरे एक ओबीडियंट स्टूडेंट हैं तो। आई हैव लॉन्च्ड दिस फ्री क्रैश कोर्स फॉर यू गाइज। द ओनली फी दैट आई वांट फ्रॉम यू इज टू इंस्टॉल ब्रिलिक्स एंड टू यूज इट अप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट यूज कर लो। और अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, दैट इज द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं इस बात की कि पॉपुलेशन होती क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कल के लेक्चर में कि पॉपुलेशन का मतलब है साथ में रहने वाले लोग एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कि सेम स्पीसीज के हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे गांव में डॉग की पॉपुलेशन 50 है, इसका मतलब मेरे गांव के अंदर 50 डॉग्स हैं। तो मेरे गांव यानी मैं एक एरिया की बात कर रहा हूं, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया मैंने वहां मेंशन कर दिया। डॉग यानी एक स्पेसिफिक मैंने ऑर्गेनिज्म मेंशन कर दिया, और 50 यानी मैंने फिर उसका नंबर काउंट कर लिया। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि इस देश के अंदर ह्यूमंस की पॉपुलेशन 141 करोड़ है, तो मैंने देश यानी एरिया मेंशन कर दिया, ह्यूमन यानी होमोसेपियंस की स्पीसीज मेंशन कर दी, और नंबर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज 141 करोड़, वो मैं कैलकुलेट करूंगा। सो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ organisms, a group of organisms belonging to same species। पहली कंडीशन कि सेम स्पीसीज के होने चाहिए, तभी तो पॉपुलेशन बनाएंगे। belonging to same species, inhabiting the same area, यानी एक एरिया में रहते हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, गांव कंसिडर कर रहे हो तो गांव, देश कंसिडर कर रहे हो तो देश। inhabiting a same area and interbreeding together। सेम स्पीसीज है तो एक दूसरे के साथ ब्रीड भी करेंगे एंड बच्चे भी पैदा करेंगे जो कि फर्टाइल होंगे अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ये बात भी हमें पता है। तो पॉपुलेशन में क्या होते हैं? एक जैसे लोग होते हैं जो एक जगह पे रहते हैं, तो ये सेम रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, सेम रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सेम रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करते हैं। समझ लीजिए कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसमें नॉन वेज वेज सारे लोग आ गए, तो हम लोग क्या खाते हैं? क्रॉप खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, तो सेम रिसोर्सेज हो गई ना। हर ह्यूमन बीइंग इसी प्रकार के रिसोर्सेज पे रिलाय करता है, तो सेम रिसोर्सेज होंगी। आप सेम इलाके में रहोगे, आप सेम स्पीसीज के होंगे, तो अल्टीमेटली आपके इंटरेक्शन से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ऑटोमेटिकली सेम स्पीसीज के होंगे एंड दे वुड बी फर्टाइल। ये पॉपुलेशन की कंक्रीट कंप्लीट डेफिनेशन है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, इकोलॉजी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं इनको भी पॉपुलेशन बोला गया है इन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव।
ठीक है, इन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसे अगर समझ लीजिए मैं एक बैक्टीरियल कॉलोनी की बात करता हूं, मैं एक बैक्टीरियल कॉलोनी की बात करता हूं, तो वो भी यहां पर क्या आ जाएगी, एक पॉपुलेशन में आ जाएगी। यानी बैक्टीरियल कॉलोनी बोलने के साथ साथ अगर मैं इकोलॉजी पढ़ रहा हूं तो मैं उसे बैक्टीरियल पॉपुलेशन का नाम भी दे सकता हूं। तो सबसे पहली चीज जो हमारी क्रैक हो गई वो है हमारी डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे कि इस पॉपुलेशन के काफी एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कोई एट्रीब्यूट नहीं होते। यानी अगर आप देखोगे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, यानी लेट्स से मुझे, तो मेरी बर्थ होगी, मैं पैदा होऊंगा, बर्थ रेट नहीं होगा, बर्थ पर कैपिटा नहीं होगा। अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी डेथ होगी, डेथ रेट नहीं होगा, डेथ पर कैपिटा नहीं होगा। मैं अकेला हूं तो मैं मेल हूं, तो मेरा कोई सेक्स रेशियो नहीं होगा, बिकॉज आई एम 100% मेल। तो ऐसा नहीं है कि आई एम 30% फीमेल एंड 70% मेल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आपको एक बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा टू गेट द सेक्स रेशियो डन। आपको उसे समझने के लिए एक पॉपुलेशन में जाना होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करने होंगे, कितनी फीमेल है कितनी मेल है, तब आप सेक्स रेशियो पता लगा पाओगे। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो है दे आर ऑफ पॉपुलेशन, दे आर ऑफ पॉपुलेशन नॉट इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के ये एट्रीब्यूट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल बर्थ रेट, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे इंडिया मान लो, एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ गिवन टाइम, यानी एक साल मान लो, इन अ गिवन टाइम कितने बच्चे पैदा हुए, पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 इंडिविजुअल्स। या आपका बर्थ रेट हो सकता है, या आप पर ईयर निकाल लो। अगर आप बैक्टीरिया का बर्थ रेट काउंट करोगे या उसमें अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको टाइम कम लेना पड़ेगा, एक साल में तो बैक्टीरिया भाई भर देगा सब कुछ। तो यहां पे डेथ रेट की अगर आप बात करो, सो हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव टेकन बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स, पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर इन अ गिवन एरिया। गांव ले लो, शहर ले लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो, देश ले लो, कुछ भी। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, 1000 इंडिविजुअल्स पे कितने लोग बढ़े एक साल में एक एरिया के अंदर। समझ लो एक गांव है या पूरा देश है, लेट्स से पूरे देश में पहले 100 करोड़ लोग थे, या और चलो सिंपल कर लेते हैं, लेट्स से 10,000 लोग थे। एक साल के अंदर ये जो 10,000 लोग हैं ये कितने हो गए, 10,550। तो 10,000 लोगों पे 550 लोग बढ़े, तो 1000 लोगों पे कितने बढ़ेंगे, 55 बढ़ेंगे, यूनिटरी मेथड। तो 55 लोग बढ़े पर 1000 लोग पर ईयर इन अ गिवन एरिया कॉल्ड इंडिया, तो अपने देश के अंदर। सिंपल सी बात है, ये आपका बर्थ रेट और दैट रेट, या बर्थ पर कैपिटा, डेथ पर कैपिटा, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप सेक्स रेशियो निकालना चाहते हो तो सेक्स रेशियो कैसे आएगा, ओके, मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से समझ लो साइबेरिया की बर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइबेरियन बर्ड के अंदर, एक साइबेरियन बर्ड की स्पीसीज है, उसके अंदर 45% आपके मेल है, पॉपुलेशन के अंदर 55% आपकी फीमेल है। या समझ लो इंडिया के अंदर इस बार सेक्स रेशियो बहुत इंप्रूव हुआ है, तो हम प्राउडली लिख सकते हैं इस बार समझ लो आपका 52% फीमेल है और आपका 48% मेल है, ये मान लो। तो क्या हो गया, आपका एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, ओके, जैसे ह्यूमंस इन इंडिया लिख लो, ह्यूमंस इन इंडिया, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पर मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, दैट टर्न्स आउट टू बी द सेक्स रेशियो। तो आपको ये तीनों चीजें जो है सिर्फ पॉपुलेशन के लिए मिलेंगी, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ये तीनों चीजें आप मेंशन ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
अब बात करते हैं एज पिरामिड की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। एज पिरामिड मतलब उम्र के हिसाब से चीजों को अरेंज करो और मेल और फीमेल जो है सेम उम्र की एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, यानी यहां पर मेल एंड फीमेल ऑफ सेम एज आर प्रेजेंट टुगेदर। क्योंकि एज पिरामिड है तो एज मैटर करती है, सेक्स मैटर वहां नहीं करता। यानी समझ लो एक देश है जहां पर पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो पॉपुलेशन कैसे एक्सपेंड होगी ये आपको देखना है, राइट। ऑलराइट यार, चलो एक पहले सिंपल केस ले लेते हैं बिना बोले कि ये क्या है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्या हो सकता है। एज पिरामिड, पिरामिड जैसी शक्ल मैंने बना दी, तीन यहां पर मैं कैटेगरी बना दूंगा। पहली जो कैटेगरी है सबसे नीचे वाली, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी ऐसे लोग जो अभी रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं किए हैं, यानी ये आगे चल के जवान होंगे तब रिप्रोड्यूस करेंगे। इनका नंबर सबसे ज्यादा है क्योंकि पिरामिड का बड़ा भाग ये घेर रहा है, तो इनका नंबर सबसे ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव मीडियम है, यानी ये अभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं करंटली। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, जिनकी डेथ होने वाली है, ये सबसे कम है। तो एक सिंपल सी तरकीब बताता हूं मेरे दोस्त, सिर्फ रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव देख लेना किसी भी एज पिरामिड में। अगर रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो पॉपुलेशन अभी करंटली बूम पे है, और प्री रिप्रोडक्टिव और भी ज्यादा है तो आगे आने वाली जो जनरेशन है मेरे भाई, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये आगे रिप्रोडक्टिव बनेगा ना, तो ये सारे अचानक से रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो पॉपुलेशन और बढ़ेगी। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनकी डेथ होने वाली है तो बहुत कम है, पर जो जिंदा है जो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली यहां पर पॉपुलेशन कैसी होगी, एक्सपेंडिंग होगी ना। यहां पर पॉपुलेशन कैसे होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगी। दूसरा जो है आप यहां पर देख सकते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, स्टेबल पॉपुलेशन में आपका जो इनिशियल पिरामिड है उसका जो टॉप है दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये थोड़े से कम होंगे, और आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है ये लगभग बराबर से आपके देखने को मिलेंगे। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन खिंच गई है, इसको दोबारा बना लेते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है इसको लिख देते हैं पी आर, ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है इसको लिख देते हैं पी आर, ये आपका रिप्रोडक्टिव और ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव। तो क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव जब आगे रिप्रोडक्टिव बनेंगे तो नंबर तो सेम है, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ उतनी ही होगी, और आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव की डेथ हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव उस स्टेट पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन आपकी लगभग स्टेबल ही रहेगी, बहुत ज्यादा इसमें उछाल या कमी नहीं आएगी। और तीसरी पॉपुलेशन जो कि डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग मतलब ऐसे देश जिनमें बूढ़े लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सो उनकी जब डेथ होगी, क्योंकि वो डेथ के सबसे करीब है, उनकी जब डेथ होगी और उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो अचानक से पॉपुलेशन में गिरावट आएगी, अचानक से पॉपुलेशन में गिरावट आएगी। यहां पे प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव अगर आप सेम भी रखो तो भी चलेगा, अगर डिक्लाइनिंग बनाना चाहो यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम बनाना चाहो तो भी चलेगा। यानी रिप्रोडक्टिव जो है ये मीडियम है, रिप्रोडक्टिव जो है ये मीडियम है। प्री रिप्रोडक्टिव जो आगे चल के रिप्रोडक्टिव बनेंगे इनका नंबर थोड़ा कम है, तो यानी आगे आने वाले 10 साल बाद आगे जो रिप्रोड्यूस करेंगे उनका नंबर कम है, तो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, घटेगी। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो सबसे ज्यादा है इनकी डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। ये तीन केसेस हैं आपके एज पिरामिड के, यहां पर सेक्स मैटर नहीं करता, तो मेल और फीमेल आप यहां पर कंसिडर ना करके सीधा एज लिखते हैं कि कोई प्री रिप्रोडक्टिव एज में है यानी 15-17 साल की उम्र तक, रिप्रोडक्टिव एज में है यानी 35-36 साल उम्र तक मान सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उसके बाद के सारे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जब आप एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी का आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि एक जगह पर एक स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म हैं या वो कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दोनों बातों को गौर से सुनना,
एक जगह पर एक स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म हैं या इंडिविजुअल्स हैं, यानी नंबर भी मैटर कर सकता है, इट कैन बी अ नंबर, या वो कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी बायोमास भी मैटर कर सकता है। ठीक है, बायोमास भी मैटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके भरतपुर राजस्थान के अंदर जो आपकी साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, उनका नंबर आपका अराउंड 10 भी हो सकता है। अराउंड 10 साइबेरियन क्रेन्स एक पर्टिकुलर जगह पर, अराउंड 10 साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर, इन भरतपुर राजस्थान। तो पॉपुलेशन का नंबर कम भी हो गया और मिलियंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास, ओके, यूनिसेलुलर अलगी है, तो मिलियंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, इन अ पॉन्ड। ठीक है, इट कैन बी बायोमास ऑल्सो। समझ लीजिए एक जगह है जहां पर आपके 200 से भी ज्यादा ग्रासेस हैं, पार्थिनियम है, लगभग 200 आपके पार्थिनियम है, लेकिन एक आपका क्या है, बनियान ट्री है। अब पार्थिनियम का नंबर ज्यादा है, बनियान ट्री का नंबर कम है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट कौन क्रिएट कर रहा होगा मेरे भाई? बनियान ट्री अकेला इतना भारी है कि 20,000 पार्थिनियम भी आ जाए तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो एक बनियान ट्री है, इसका बायोमास एज वेल एज इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है ओवरऑल ऑन द इकोसिस्टम, तो इसको आप अकेला जो है कमजोर नहीं समझ सकते। यहाँ पे बायोमास और इंपैक्ट वुड बी द क्राइटेरिया, अदरवाइज नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी का, एन से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। और कई बार आपको एग्जैक्ट नंबर अगर किसी चीज का नहीं मिल पाता तो आप रिलेटिव मेजर निकाल सकते हो। जैसे 10% ऑफ पॉन्ड को आपने छान लिया और आपने बोला 10% ऑफ पॉन्ड हैज 7,000 फिशेज, आपने 10% पॉन्ड को नापा और उसमें कहा आपने 7,000 फिशेज हैं, देयरफॉर 100% पॉन्ड में कितनी होंगी? आपकी 70,000 फिशेज होंगी बाय डिफॉल्ट। इसमें आपको ऐसे नहीं करना कि 70,503 है, मैं तो एग्जैक्ट नाप के रहूंगा। भाई 70,000 से भी तुम उतना मुनाफा निकाल लोगे, काम की बात पर फोकस करना है, इधर उधर नहीं भागना। सिमिलरली जब आप एक जंगल में जाते हो तो वहां पर टाइगर का नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? बाय काउंटिंग द पग मार्क्स, यानी उनके पैरों के निशान बहुत यूनिक होते हैं, जैसे हमारे हाथ के प्रिंट्स होते हैं, सेम इसी तरीके से। सो आप उनके पग मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने यूनिक पग मार्क्स मिले, एज वेल एज उनके फीकल पैलेट्स भी अलग अलग होते हैं। यानी एक टाइगर अगर पानी पीने जा रहा है तो वो वहां पर फीकल मैटर भी इजेक्ट करेगा, उसको आप काउंट कर सकते हो कि 50 पोटियां पड़ी हैं तो 50 टाइगर आए होंगे। क्योंकि अगर तुम पर्सनली गए टाइगर को गिनने तो तुम्हारी पोटी पड़ी मिलेगी वहां पे, और फिर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि तुम ही वो पोटी हो, राइट? तुम्हें टाइगर खा गया तो यू गॉट कन्वर्टेड इनटू दैट पोटी, सो तुम मिलोगे भी नहीं, तुम्हारे जूते चप्पल भी नहीं मिलेंगे। सो कई बार इनडायरेक्ट मेजर जो है या रिलेटिव मेजर जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्यादा शाना बन के जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई हम चलो टाइगर गिनेंगे, एक एक के माथे पे टैग लगा के आएंगे, क्यूआर कोड लगा के आएंगे, तुम्हें वही स्कैन कर देगा टाइगर। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन बढ़ती है कम कैसे होती है। अब पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक, ये तो हमें पता है। जैसे भारत की पॉपुलेशन पहले काफी कम थी कंपैरेटिवली, अब बढ़ रही है धड़ल्ले से। सो पॉपुलेशन जो है ये बढ़ती है जब आपको एम्पल फूड मिल जाए और कम होती है जब फूड ना मिले। प्रेडेशन जब किसी चीज का शिकार होता है तो पॉपुलेशन कम होती है। वेदर, अगर तापमान या बाकी सारी चीजें अनुकूल नहीं है तो पॉपुलेशन में गिरावट आएगी, और अगर अनुकूल है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब यहां पे पॉपुलेशन को इंपैक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं? सबसे पहली चीज जो है वो है नेटैलिटी। नेटैलिटी मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा हुए तो प्लस करेगी पॉपुलेशन को, यानी बढ़ाएगी। ठीक है, और मॉर्टेलिटी यानी कितने लोगों की डेथ हो गई, यानी पॉपुलेशन घट रही है। अब ई माइग्रेशन, ई का मतलब हमेशा याद रखना, ई का मतलब होता है एग्जिट, तो कितने लोग एग्जिट कर गए एक पर्टिकुलर देश से। समझ लो 500 लोग जो है कनाडा चले गए, तो 500 पॉपुलेशन इंडिया में से घट गई ना, वो कनाडा में प्लस हो गई, तो इंडिया में लोग गए, मतलब इंडिया से लोग गए तो ई माइग्रेशन, पॉपुलेशन कम हुई, और कनाडा में लोग पहुंचे तो आए, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ई माइग्रेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो ई से, विच इज इट्स इनिशियल। ई माइग्रेशन को आप करते हो आई से,
जो कि इसका इनिशियल है। नेटेलिटी को आप बोलते हो बर्थ रेट, तो यहां पर क्या है बी से रिप्रेजेंट करते हो। मोर्टेलिटी को आप बोलते हो डेथ, तो इसे डी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब एन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी t+1 टाइम पे कितनी थी, एन टी पे जितनी पॉपुलेशन थी उसमें आप क्या करोगे भाई, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी यानी कितनी बर्थ हुई प्लस कितने लोग आपके इमिग्रेट हुए, ये तो है आपका कितनी बढ़ोतरी हुई, माइनस कितने लोग घटे भाई, कितनी आपकी डेथ हुई प्लस कितने आपके ई माइग्रेट किए, ये टोटल जो नंबर है ये आपका n+1 आपको कैलकुलेट करके दे देगा। यानी कितने लोग टोटल बढ़े माइनस कितने लोग टोटल घटे। अगर b+e ज्यादा है, b+i सॉरी ज्यादा है, यानी लोग आ ज्यादा रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं और आ ज्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और अगर d+e ज्यादा है तो आपकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली घटेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली घटेगी। तो हमारे केस में अगर आप देखोगे फॉर एन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, जैसे कि इंडिया में आप ह्यूमन की पॉपुलेशन को देखने की कोशिश करें, फॉर एन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में ह्यूमन की पॉपुलेशन को अगर आप देखने की कोशिश करें तो बी एंड डी आर मोर कंसिडरेबल, क्यों भैया, क्योंकि आपका जो ई है और आई है वो तो काफी कम है। जैसे इंडिया में लोग पैदा हो रहे हैं एक साल के अंदर समझ लो 4 करोड़, और लोग बाहर घूमने जा रहे हैं 1 लाख, तो बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा मैटर किया ना। जो लोग घूमने जा रहे हैं या घूमने आ रहे हैं उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है कि वो बी और डी को तोड़ पाए, तो यहां पे बी और डी ज्यादा कंसिडरेबल है। लेकिन एक नई हैबिटेट है, तो कुछ नए लोग जाकर उसे कॉलोनाइज करेंगे। इनिशियली 20 लोग गए और जाकर के एक नई जगह पर बस गए, तो वहां तो सारे के सारे जो आए वो इमिग्रेंट्स है ना, तो वहां नई पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करने में जो नए लोग गए वो तो सारे इमिग्रेंट्स थे। न्यू पीपल कॉलोनाइजिंग अ प्लेस आर ऑल इमिग्रेंट्स, भाई ये तो आ गए ना, कहीं और से ई माइग्रेट करके यहां पर इमिग्रेट कर गए। देयरफॉर यहां पर आपका आई एंड ई जो है आर मोर कंसिडरेबल, क्योंकि यहां पे बर्थ और डेथ की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते यार, कॉलोनाइज ही अभी हुई है चीजें, सो दे आर मोर कंसिडरेबल। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद करनी है कि नई हैबिटेट के लिए क्या करेक्ट है और पुरानी हैबिटेट के लिए क्या करेक्ट है। We need to understand both of these things together. Now दो चीजें हैं which we need to take into account. दो ग्रोथ मॉडल्स है। पहला ग्रोथ मॉडल है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा मॉडल है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों को पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट इन डिटेल्ड मैनर और अच्छे तरीके से। तो यहां पे देखो पॉपुलेशन साइज है, यानी यहां नीचे से ऊपर ना पॉपुलेशन बढ़ेगी, और यहां टाइम बढ़ रहा है, यानी इनिशियली टाइम इतना था फिर इतना होगा। ठीक है, तो इस साइड टाइम बढ़ रहा है और इस साइड पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। अब क्या हुआ, इनिशियली आपका टाइम कम था तो पॉपुलेशन भी कम थी, टाइम आपका बढ़ा तो पॉपुलेशन इनिशियली थोड़ी स्लो बढ़ी। ठीक है, लेकिन फिर आपका टाइम बढ़ा तो पॉपुलेशन अचानक से शूट कर गई। ठीक है, यहां पे देखो टाइम इतना बढ़ा तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, और फिर देखो टाइम आपका चिंदी सा बढ़ा, नीचे देखना टाइम आपका सिर्फ इतना सा बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन अब देखो कितनी ज्यादा उछाल मार गई। यानी पहले आपके ज्यादा टाइम के अंदर कम पॉपुलेशन बढ़ रही थी और अब आपकी कम टाइम में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये जे शेप कर्व आपका यहां पर बनता है, इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब ये जो कर्व है ये पावर में बढ़ेगा। पावर मतलब इनिशियली आपका एक सेल समझ लीजिए मौजूद था बैक्टीरिया का, उससे 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से 3 नहीं बनेंगे, सीधा 4 बनेंगे, डबल हो जाएंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 32 बनेंगे, तो समझ लो आपके 1 लाख सेल हो गए बैक्टीरिया के। तो अब अगले डिवीजन में कितने बनेंगे, सीधा 1 लाख और बनेंगे, टोटल नंबर 2 लाख हो जाएगा।
यानी जितना बड़ा इनिशियल नंबर होगा ना उतना पॉपुलेशन और बढ़ती जाएगी। ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो पहले नंबर छोटा है एक, तो एक और बढ़ा तो हल्की सी पॉपुलेशन बढ़ी, 2 ही हुए टोटल, फिर 2 से 4 हुए, हल्की सी पॉपुलेशन और बढ़ी। लेकिन समझ लो करते करते 20,000 बैक्टीरिया हो गए, तो 20 से सीधा 40 यानी डबल, तो ग्राफ में उछाल आएगा, 40 से फिर सीधा 80 और उछाल आएगा। एंड दैट्स हाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टेक्स प्लेस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। नाम ही है लॉजिस्टिक, यानी थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है। तो यहां पर क्या होता है, इनिशियली आपने टाइम दिया तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, आपने और टाइम दिया पॉपुलेशन एकदम कम बढ़ी, आपने और टाइम दिया पॉपुलेशन आपकी थोड़ी बहुत बढ़ी। अब फिर आप एकदम कम टाइम भी दोगे तो भी पॉपुलेशन आपकी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी। उसके बाद दोबारा से आप टाइम दोगे तो पॉपुलेशन कम बढ़ेगी, पॉपुलेशन आपकी कम बढ़ेगी। और एक पॉइंट के बाद आप कितना भी टाइम दे दो, यहां पर ये जो लाल लाइन है इसके ऊपर पॉपुलेशन नहीं जा सकती। दिस लाल लाइन इज कॉल्ड एज के और द कैरिंग कैपेसिटी, यानी ये आपके हैबिटेट की या आपकी सराउंडिंग की कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे गाड़ी है ना 5 सीटर है, तो नाम ही 5 सीटर है भाई, 5 से ज्यादा लोग मैं नहीं लूंगा लॉजिकली, ठीक है। 5 से ज्यादा लोग हो गए तो एक की छुट्टी कर दूंगा, कि अगर 6 लोग हैं तो उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से 5 जाओगे। यहां ये नहीं है कि हाँ भाई गोलू को गोदी में बैठा लो ना। जो हैबिटेट है वो चीटिंग नहीं करती, जो हमारा नेचर है वो चीटिंग नहीं करता है, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है भाई। 5 सीटर मतलब 5 सीटर, अगर 6 लोग हो गए तो एक को लात मार के नीचे उतारो, सीधी सी बात है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी जब रीच हो जाती है तो इससे ज्यादा लोग तो हो ही नहीं सकते, उस टाइम पर पॉपुलेशन आपकी स्टैटिक हो जाती है। यानी इनिशियली जब पॉपुलेशन बढ़ना आपकी स्टार्ट होती है तो बहुत कम बढ़ती है, इसे हम कहते हैं लैग फेज। पॉपुलेशन लैग में चल रही है, बहुत पिछड़ी हुई चल रही है। फिर अचानक से आता है आपका लॉग फेज, यानी यहां पॉपुलेशन दबा के बढ़ती है। फिर आपका आता है डिसेलरेशन फेज, डिसेलरेशन यानी अब पॉपुलेशन आपकी बढ़नी कंपैरेटिवली कम हो चुकी है। और फिर आपका स्टैटिक आ जाता है पार्ट, दैट इज एसिम्पटोट, कि हाँ भैया अब तो एसिम्पटोट आ चुका है, सैचुरेट हो चुकी हैं चीजें, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी पॉपुलेशन। तो एक पर्टिकुलर एस शेप कर्व आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दोगे, रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहां पर, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मतलब अनलिमिटेड फूड एंड अनलिमिटेड स्पेस। कह दिया है भाई जितनी जगह लेनी है लो, जितना खाना खाना है खाओ। अगर किसी को 2 काम दे दिया भाई, तुम्हें खाना है सोना है और तुम्हारे पास खुली अपॉर्चुनिटी है, जो करना है करो, तो पॉपुलेशन एकदम रैपिडली बढ़ेगी। इनफैक्ट एक स्लो ब्रीडर जो है हाथी जैसा भी, वो भी इस पूरे दुनिया को भर देगा अगर उसे हमने इतनी खुली आजादी दे दी तो। इसीलिए तो नेचर ने कैरिंग कैपेसिटी बनाई है ना, कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर जंगल में 2000 से ज्यादा हाथी मैं तो नहीं पाल सकती, तो 2000 लेवल पे आके वो सैचुरेट हो जाएगा। वरना ऐसे तो ब्रीड करता रहे और पहुंच जाएगा भाई 5 लाख पे, पर जंगल की तो कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई ना। तो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। इसमें बोला गया कि भैया जितना रिप्रोड्यूस कर सकते हो करो। तो यहां पर क्या होता है, अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल लोग अनलॉक कर लेते हैं। मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अनलॉक्ड, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अनलॉक्ड, ठीक है। तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली अपना नंबर मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे। सो dn बाय dt है, dn का मतलब क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। n क्या थी, पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, dn बाय dt यानी पॉपुलेशन की चेंज में रेट हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं हम, इजिकल टू कितने बर्थ हुए माइनस कितने डेथ हुए इंटू n विच इज द इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। b माइनस डी को आप क्या बोल सकते हो, r बोल सकते हो, विच इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक रेट क्या है, नेचुरली अपने नंबर को इंक्रीज करने का। यानी हमने क्या बोला कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अनलॉक हो चुका है एक ऑर्गेनिज्म का, तो उसका अनलॉक्ड पोटेंशियल इंट्रिंसिक पोटेंशियल था क्या, दैट इज r। सो r इसने अनलॉक कर दिया है, दैट इज अब n से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पर्टिकुलर आप इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हो। सो दिस इज
dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एन। ठीक है, ये आपका ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा। बिल्कुल सिंपल लेवल पे समझो। अब आर की वैल्यू 0.015 है नॉर्वे रेट के लिए, 0.12 है फ्लावर बीटल के लिए, और 0.0205 है ह्यूमंस के लिए इन 1981। अब तो ये काफी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब देखो भैया यहां पे क्या हुआ, सर ये तो 0.0205 है, इससे तो क्या ही हो पाएगा भाई। 0.0205 लोग बढ़ते हैं पर 100 लोग पर ईयर। तो देखो अब एक बार, 100 लोगों पे अगर 0.0205 बढ़ रहे हैं तो 10,000 लोगों पे कितने लोग बढ़े? 2 लोग बढ़े, 2 जीरो आगे आ जाएंगे। फिर 1 लाख की जगह लिख दो 10 लाख, तो कितने बढ़े? 205 लोग बढ़े पर ईयर। अब ये 10 लाख हुआ, इसे कर दो 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। आज के दिन में भारत की आबादी 100 करोड़ है, 3 जीरो और लगा दो, कितने हुए? इतने लोग बढ़े पर ईयर 100 करोड़ पे। ठीक है, इतने लोग बढ़े 100 करोड़ पे, और वो भी 1981 के डेटा के हिसाब से। आज का डेटा देखोगे तो इट विल गो इवन फार बियॉन्ड, बहुत ज्यादा जो है आपका ये चला जाएगा। समझ पा रहे हो? सो इट इज अ बिग नंबर। ये दिखने में आपके पॉइंटों में नंबर है, पर ये आपके बहुत ही बड़े बड़े नंबर हैं अगर आपकी इनिशियल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आपको फाइनल कर्व प्लॉट करना है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। आर टी आपने पावर में ले लिया है तो हमेशा पावर में ही चीजें बढ़ेंगी। यानी इनिशियली आपके पास एक बैक्टीरिया था समझो, तो 2 की पावर 0 थी। ठीक है, यानी एक बैक्टीरिया था, फिर आया 2 की पावर 1, एक एक बढ़ाते जाओ यानी 2 बैक्टीरिया आए, फिर आया 2 की पावर 2 यानी 4 बैक्टीरिया आए, फिर आया 2 की पावर 3 यानी 8 बैक्टीरिया आए, फिर आया 2 की पावर 4 यानी 16 बैक्टीरिया आए, फिर आया 2 की पावर 5 यानी आपके 32 बैक्टीरिया आए। एंड इस हिसाब से 2 की पावर बढ़ती जाएंगी, यहां पे आपका नंबर बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। तो आप क्या कर रहे हो, आप लिटरली 2 के ऊपर लिखी हुई पावर बढ़ा रहे हो एक्सपोनेंशियली। तो इस ई के ऊपर जो पावर है ये भी आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ खतरनाक पॉपुलेशन एट द एंड। लेकिन आपको पता है कि अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड जगह आपको कोई भी नहीं देगा भाई। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके लिए भी कंपटीशन है भाई। दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लोग अथाह हैं, तो लड़ेंगे चीजों के लिए और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा सिकंदर है वो जीतेगा। तो यहां पर सबसे पहले लोगों को चीजों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे एक बैक्टीरियल कल्चर है तो अचानक से डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करता, पहले वो चीजों को समझेगा कि यार हो क्या रहा है, और उसका नंबर भी कम है तो वो पहले आराम से देखेगा कि क्या चक्कर है, क्या चल रहा है। सो पहले लैग होता है, आराम से वो टाइम लेता है और डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? अडॉप्शन फेज है। अडॉप्शन फेज मतलब अडॉप्ट कर रहा है एक बैक्टीरिया, ये देख रहा है कि क्या चल रहा है भाई दुनियादारी में, या एक ऑर्गेनिज्म देख रहा है कि मुझे इसकी रिसोर्सेज यूटिलाइज करनी है इस आसपास की जगह की, तो मैं इस जगह को समझ लूं। एक बार उसने समझ लिया फिर भाई धूम मचाएगा, सीधा गाड़ी डालेगा चौथे गियर में, फिर एक्सेलरेशन आएगी यानी पॉपुलेशन बूस्ट आएगा। फिर पॉपुलेशन इतनी बूस्ट होती रहेगी, सेल्स का नंबर इतना बढ़ता रहेगा कि यहां पे क्या हो जाएंगे, आपके इनहिबिटर्स जमा हो जाएंगे, तो डिक्सेलरेशन आ जाएगा कि अब भैया एक लेवल पे पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज कम है। ठीक है, रिसोर्सेज कम है भाई, खाना पीना आपका खत्म होने लग पड़ा है और इनहिबिटर बढ़ने लग पड़े हैं, तो डिक्सेलरेशन आ जाएगी। और उसके बाद एसिम्प्टोट यानी यहां पे कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई कि अब इससे ज्यादा तो नंबर बढ़ ही नहीं सकता, तो अब नेचर के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो यहीं पर बात जो है खत्म हो जाती है। तो यहां पर जो कर्व बनता है लैग, लॉग और डिक्सेलरेशन एसिम्प्टोट का, इसे वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहा जाता है। यहां पर dn by dt इज इक्वल टू rn तो पहले भी था, यहां पर k माइनस n डिवाइडेड बाय k आ जाता है। k इज एन एडिशनल टर्म विच इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर। यहां पर जो k है इट इज व्हाट, इट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर, यानी इससे ज्यादा बंदे नेचर कैरी नहीं कर सकता। ये वो कैपेसिटी है जिसके आगे नेचर नहीं बढ़ सकता। सो दिस ग्राफ, दिस कर्व इज मोर रियलिस्टिक, क्योंकि ये सच्चाई पर बेस्ड है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होती। नेचर कभी नहीं कहता कि जाओ बेटा खाना खाओ और बच्चे पैदा करो, दिस इज नॉट पॉसिबल।
सो एक आपका जे शेप कर्व देगा विच इज इलॉजिकल, और लॉजिकल वाला आपको एस शेप यानी सिग्मॉइड कर्व देगा। ये है आपके ग्रोथ कर्व्स। नाउ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। सो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करें और अपनी आर वैल्यू को इंक्रीज करें, राइट? यानी वो क्या चाहते हैं कि वो अपनी सबसे एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी दुनियादारी में मीडियोकर नहीं दिखना चाहता। जैसे दो बच्चों का झगड़ा हो जाता है ना कि मेरे पास तो शाकालाका बूम बूम की पेंसिल है, तो दूसरा भी बोलेगा मेरे पास भी है लेकिन घर पे है, चाहे उसके पास ना हो, बिकॉज कोई भी फुद्दू नहीं दिखना चाहता। यहां पर भी अगर लोगों को सर्वाइव करना है, सो देयर बिगेस्ट इशू इज टू इंक्रीज देयर आर वैल्यू, वो भी अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी लगाएंगे। तो सबकी स्ट्रेटजीज लेकिन डिफरेंट है। जैसे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दुनियादारी में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैसिफिक साल्मन फिश सिर्फ एक बार ब्रीड करती है। बैम्बू है, ये 50 से 100 साल में एक बार आपका फ्लावर करता है। और कुछ ऐसे हैं तो मैनी टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे कि आपके मैमल्स है, हम लोग हैं, हम लोग मैनी टाइम ब्रीड करते हैं। बर्ड्स है, मैनी टाइम ब्रीड करती है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ज्यादा नंबर में, ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करते हैं छोटे साइज के, जैसे आपके क्या हो गए, आपके ऑयस्टर्स हो गए भाई, आपके ऑयस्टर्स हो गए। और कई ऐसे होते हैं जो कम नंबर में बच्चे पैदा करते हैं, लार्ज साइज के, जैसे आपके वही मैमल्स एंड बर्ड्स। क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों का नंबर कम भी होगा तो भी हम संभाल लेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन हम उन्हें खुद देते हैं। लेकिन यहां पर अगर ऑयस्टर का नंबर कम है तो प्रेडेटर उनकी ताक में बैठा हुआ है। समझ लो एक ऑयस्टर के 5 बच्चे हुए, वो तो पांचों खा जाएगा। इसे 500 बच्चे पैदा करने की जरूरत है कि अगर वो 200, 250, 300 भी खा जाए तो भी एटलीस्ट कुछ बच्चे सर्वाइव कर सके। हर कोई चाहता है कि अपना मैक्सिमम पोटेंशियल वो दे, इसीलिए लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशंस होती हैं। सबका काम करने का तरीका, सबका जीने का तरीका अलग अलग है, उनकी कंडीशन के हिसाब से वो एकदम सही भी है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। क्या अब हमने पॉपुलेशन के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें यह देखना है अलग अलग पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है। तो दुनियादारी में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अकेला रह सके, क्योंकि सबको खाने पीने की जरूरत है। मैं अकेला नहीं रह सकता बिकॉज मुझे खाना खाना है, मैं एक वेजिटेरियन हूं, तो मुझे व्हीट की भी जरूरत है, मुझे राइस की भी जरूरत है, मुझे वेजिटेबल की भी जरूरत है, मुझे दूध पीना है तो मुझे गाय भैंस की भी जरूरत है, राइट? मुझे अपना खाना पचवाना है तो मुझे बैक्टीरिया की भी जरूरत है। मैं अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड हमें ये लगता है यार प्लांट तो अकेला सर्वाइव कर लेगा। यार प्लांट क्या है, ये तो ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बना ही सकता है, तो प्लांट तो अकेला सर्वाइव कर ही लेगा। प्लांट को खाना बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? अगर प्लांट जिंदा ही नहीं रहेगा तो खाना क्या बनाएगा? उसके सबसे वाइटल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो किसके बने हैं? नाइट्रोजन के। और वो नाइट्रोजन कौन फिक्स करके देगा? नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय सॉइल बैक्टीरिया। यानी अगर वो बैक्टीरिया की हेल्प नहीं लेगा तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं इनको पॉलिनेट कौन करवाता है? पॉलिनेटर्स, which could be insects, which could be animals, which could be anything. So plant को भी एनिमल की जरूरत है एज ए पॉलिनेटर, और उसको बैक्टीरिया की जरूरत है फॉर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्पस। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया और एनिमल्स की वजह से प्लांट जिंदा है, अगर हम ये बोलें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यानी कोई भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता, तो इंटरेक्शन तो करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन तो करनी पड़ेगी फॉर श्योर। अब ये इंटरेक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है। कुछ इंटरेक्शंस में दोनों स्पीसीज को फायदा है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म। अब देखिए म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा है, एक ने दूसरे को हेल्प किया, दूसरे ने बदले में और हेल्प कर दिया। जैसे मैं अपने पड़ोसी के पास गया कि अरे भाई यार मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, जरा एक बार अपना लैपटॉप दे दो, एक पीपीटी बनानी है, उसने मेरी हेल्प कर दी। अगले दिन वो बोला अरे भाई मेरे घर चीनी खत्म हो गई है, चीनी दे दो, तो मैंने हेल्प कर दी। अल्टीमेटली इट इज अ म्यूचुअलिज्म, दोनों जिस लेवल पे हेल्प कर सकते थे कर दी। जैसे म्यूचुअलिज्म में हम लोग बात करते हैं लाइकन की और माइकोराइजा की, तो उसको हम साथ साथ नोट भी करते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम साथ साथ नोट कर सकते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है, लाइकन की और माइकोराइजा की। अब माइकोराइजा में माइको का मतलब क्या है? माइको का मतलब है फंगस, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई,
एंड राइजा का मतलब है रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट्स। तो रूट क्या काम करेगी यहां पे भैया? रूट का काम क्या होता है? या प्लांट है तो प्लांट का काम क्या होता है? खाना बनाएगी, यानी हैव फूड, इस पे फूड है, इट हैव फूड, ठीक है। और फंगस क्या करेगा भैया? फंगस यहां पर आ चुका है, तो फंगस धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहां पे हाइफे होते हैं, सो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। देयरफॉर किस में हेल्प करेगा? टू एब्जॉर्ब वाटर, फॉस्फोरस, ईटीसी। वाटर फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब ये ऐसा जंजाल जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये प्लांट की रूट को प्रोटेक्ट भी करता है, तो इट प्रोटेक्ट प्लांट्स रूट, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट रूट, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा प्लांट की रूट को भी। ये दोनों काम फंगस कर देगा, रूट इसे खाना दे देगी। तो दोनों प्रकार का एसोसिएशन है, एक के पास जो चीज नहीं है वो दूसरे से ले लेगा, दूसरे के पास जो चीज नहीं है वो पहले से ले लेगा। अब बात आती है लाइकन की। लाइकन में दो तरीके के एसोसिएंट्स हैं, एक है आपका फंगस, एक है आपका एल्गी। अब फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोल रहे थे ऊपर ही, तो इसे क्या बोलेंगे? माइकोबायोंट कंपोनेंट। बायोंट मतलब जिंदा, माइको मतलब फंगस, और एल्गी मतलब आपका फाइकोबायोंट कंपोनेंट। फाइकोबायोंट है ये आपका फाइकोबायोंट कंपोनेंट है। फंगस क्या करता है? फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। एल्गी भैया बदले में इसे फूड दे देता है। यह आपके लाइकन की कहानी है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो माइकोराइजा एंड लाइकन आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आपका पॉलिनेटर एंड प्लांट रिलेशन है। तो प्लांट जो है उसको पॉलिनेशन करानी है, तो पॉलिनेटर कौन हो सकता है? एक इंसेक्ट हो सकता है, एक बर्ड हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये क्या करेगा? पॉलन ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो ये क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। ये तो ट्रांसफर कर देगा पॉलन को, और प्लांट जो है दूसरा वाला, ये क्या कर देगा? प्लांट जो है बदले में से क्या कर देगा? कुछ रिवॉर्ड दे देगा कि भैया तुमने हमारी हेल्प करी है, एक काम करो, तुम रिवॉर्ड ले लो, इनाम ले लो, तुम हमसे बदले में कुछ पॉलन ले लो जो टेस्टी होते हैं, जो एनर्जी देते हैं। आप बदले में हमारा नेक्टर पी लो, यानी फ्रूटी ले लो, या फिर आप सेफ प्लेस ले लो, आप अपने बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर छोड़ सकते हो, हम उनकी देखभाल करेंगे। तो सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजिशन यानी एग डिपोजिशन भी यहाँ पर दी जाती है, जैसा कि फिग और वास्प के केस में होता है। ये एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। सो दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्पेसिफिक, दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्पेसिफिक। कोई भी इनके अटूट बंधन के बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। सो फिग प्लांट है, ये क्या करता है? ये जो है अपने अंदर कहता है कि वास्प को आप ओवी पोजीशन कर दो, यानी आप जो है हमारे पॉलन ट्रांसफर कर देना, उसके बदले में आप ओवी पोजीशन कर दो, अपने अंडे यहां पर छोड़ दो, और ये जो अंडे हैं इनके डेवलपिंग लार्वा को, सीड्स खिला दो। हम भैया इनको खाने के लिए सीड्स भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको सीड्स खिलाओ, और अपने अंडे जो है इनको डिपॉजिट करने के लिए सेफ प्लेस भी हमसे ले लो। बदले में क्या करो? हमारे जो पॉलन्स है उन्हें दूसरे प्लांट तक पहुंचा दो। तो फिग और वास्प का ये रिलेशनशिप है, तो इसमें भी दोनों का भला है। एक ने पॉलिनेशन करा दी, दूसरे को सेफ जगह और अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना मिल गया। ऑर्किड में भी एकदम ऐसी ही स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है। ऑर्किड में भी एकदम ऐसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है, यानी अ पॉलिनेटर will pollinate a specific species of plant only.
और वो प्लांट इस केस में क्या है, ऑर्किड है। सो एक पर्टिकुलर ऑर्किड की स्पीसीज के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर होगा, सिर्फ वही उसका जो है लेकर के जाएगा पॉलन। तो यहां पे को इवोल्यूशन चलती है साथ साथ, ठीक है। जैसे ओफायरिस है, ओफायरिस क्या है, इट इज अ मेडिटेरेनियन ऑर्किड, मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ये क्या कर देता है, अपना जो पॉलिनेटर है दैट इज अ बी, उसका फुद्दू काट देता है, और इस फुद्दू काटने के प्रोसेस को बोला जाता है सेक्सुअल डिसीट। यहां पर मैं बना देता हूं आपका एक ओफायरिस। तो ये जो ओफायरिस है ये आपका इस तरीके का दिखाई देता है, ये आपका इस तरीके का दिखाई देता है। तो नीचे हरे कलर की हम डंडी बना देते हैं, और एक यहां पर ये जो पेटल है ये दुनियादारी से अलग ही दिखाई दे रही है एकदम, इसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं। सो इट इज अ पेटल दैट looks like फीमेल बी। अब ये बी जैसी दिखाई दे रही है कि हाँ भाई ये इसकी मुंडी है, और ये पीछे का ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बी बैठी हुई है, पर है ये पेटल। तो इसको देख के क्या आ जाएगा, मेल बी यहां पर आ जाएगा अट्रैक्ट होकर के। देयरफॉर मेल बी केम हियर एंड डू सूडो कॉप्युलेशन, मतलब उसे लग रहा है कि वो कॉप्युलेट कर रहा है, उसे लगता है कि वो ब्रीड कर रहा है, बट इट इज अ सूडो कॉपुलेशन, क्योंकि सामने तो बी है ही नहीं, सामने तो पेटल है। लेकिन इस सूडो कॉपुलेशन के चक्कर में उसकी बॉडी से कुछ पॉलन चिपक जाते हैं, देयरफॉर पॉलिनेशन अकर कर जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। तो जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड है ये कोई गिफ्ट नहीं देता, बल्कि ये अपने जो पॉलिनेटर है उनको बेवकूफ बना देता है, सूडो कॉपुलेशन करवा लेता है उनसे और पॉलिनेशन करवा लेता है, ठीक है। अब यहां पर इनको को इवॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। मेरी बात ये बहुत गौर से सुनना कि बी एंड ओफायरिस नीड टू को इवॉल्व, इनको को इवॉल्व करने की जरूरत है, यानी ये साथ साथ इवोल्यूशन करें। अब समझ लो यहां पर ऑरेंज कलर की आपकी बी है और ब्लैक कलर की मार्किंग है, समझ लो बी कुछ इस प्रकार से चेंज हो गई कि उसके ऊपर अब रेड कलर की मार्किंग हुआ है, तो वो तो इसको फीमेल बी समझेगा ही नहीं, तो पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगी एंड ओफायरिस एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसे भी अपने ऊपर रेड मार्किंग लानी पड़ेगी, जिससे फीमेल का स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर पाए हमेशा के लिए। ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, सेक्सुअल डिसीट का। दिस इज योर म्यूचुअलिज्म। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा है, दूसरा जीरो है यानी न्यूट्रल है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। यानी एक लाला जी हैं बहुत बड़े, 100 करोड़ रुपए है उनके पास प्रॉपर्टी, और किसी ने बोला लाला जी जरा 10 रुपए की चाय पिला दो, लाला जी बोले अरे यार खाते में लिख लियो ये इसकी चाय पिला दो भाई, तो उसका क्या चला गया, कुछ नहीं गया। वो तो दिन की 100 चाय पिलाए तब भी कुछ ना जाए, पर एक चाय कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। अदरवाइज तुम कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, सर 100 चाय 1 साल पिलाएगा तो इतना इतना हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं पंगे से पहले ही बाहर निकल जा रहा हूँ, एक ही चाय पिलाई उनसे जिंदगी में, वन एंड ओनली, तो कुछ गया नहीं उसका। तो लाला जी का कुछ नहीं गया, लेकिन सामने वाले को चाय ही चाहिए थी, जिंदगी में चाय का ही चस्का था उसे, बस उसे मिल गई। इट इज कॉमेंसलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल देख लो, कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल देख लो भाई। ऑर्किड एक एपिफाइट है मैंगो के ऊपर, यानी मैंगो का एक पेड़ है, ऑर्किड उसके ऊपर सपोर्ट के लिए जुड़ा हुआ है। भाई मैंगो का इतना बड़ा पेड़ है, तुम बैठ जाओ डाली पे, अपनी फैमिली को लेके बैठ जाओ, उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है कि एक ऑर्किड भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं। एपीफाइट मतलब, फाइट मतलब प्लांट, एपी का मतलब ऊपर, ऊपर आ चुका है, बस ऑर्किड उसके उग गया है यार, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, उग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बर्नैकल्स जो हैं वेल की पीठ पर बैठ गई हैं। वेल इतना बड़ा जानवर है कि बर्नैकल यानी जो छोटे मोटे कीड़े उसकी पीठ पर बैठे कि भैया जरा आगे तक लिफ्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वेल इतनी बड़ी है बर्नैकल्स है कि तो ट्रेन से लिफ्ट मांगने वाली बात हो गई कि खाली ट्रेन जा रही है, एक बंदा बैठेगा ड्राइवर के बगल में, भाई तुम्हारे पास तो 50 कोचेज भी हैं, कहीं भी बैठो कोई दिक्कत नहीं है। इससे वेल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बर्नैकल एक जगह से दूसरी जगह मस्त एकदम चला गया, पीठ पे बैठा हुआ है, झूले के आनंद ले रहा है। कैटल एरगेट रिलेशनशिप,
जब गाय और भैंसें घास चर रही होती हैं तो उनके बगल में ना सफेद कलर का एक पक्षी बैठा होता है, उसे एरगेट कहते हैं। जब गाय भैंसें घास पे चलती है ना तो घास दब जाती है और एरगेट को ना कीड़े दिखने लग जाते हैं। अगर वो खुद घास में ढूंढे तो नहीं ढूंढ पाएगी, तो उन्हें कीड़े दिखने लग जाते हैं। वो कैटल के पीछे पीछे कीड़े खाते रहती है। कैटल को वैसे भी कीड़े नहीं खाने, वो घास खा रही है, पीछे से जो कीड़े फ्लश आउट हो जा रहे हैं उनको एरगेट खा ले रही है। तो एरगेट का फायदा, कैटल का कोई नुकसान नहीं। सी एनीमोन जिसके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं, और क्लाउन फिश प्यारी सी छोटी सी मछली होती है, इसके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स हैं जो भाई किसी की भी धज्जी उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये वही वाली बात है कि तुम छोटे हो फर्स्ट सेकंड क्लास में और तुम कह रहे हो मेरे ना पड़ोसी भैया 11th में है, कुछ करेगा तो मेरे को उनको बता दूंगा। ठीक है, तो क्लाउन फिश इतनी छोटी प्यारी सी मछली है, उसको सी एनीमोन कहता है तेरे को कोई भी दिक्कत हो भाई मुझे बता देना, मेरे पास हथियार रखे हुए हैं स्टिंगिंग टेंटेकल्स, मैं सामने वाले का जो है सत्यानाश कर दूंगा। सो क्लाउन फिश के कोई भी प्रॉब्लम आती है फटाफट सी एनीमोन के पास भाग के जाती है कि भैया भैया मुझे बचा लो, और वो बचा लेता है। सिंपल। तो इसमें क्या है, इट इज अ प्लस न्यूट्रल रिलेशनशिप। एक का फायदा हो रहा है, एक को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। वो इतना बड़ा है कि उसको इन छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अमेंसलिज्म एक को नुकसान और एक न्यूट्रल। सर ये कैसे हो सकता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है दुनियादारी में, और एक मर गया इस चक्कर में, एक को नुकसान हो गया। अब समझ लो यहां पर एक फंगस है। फंगस कौन सी है? पेनिसिलियम। ठीक है, समझ लो पेनिसिलियम फंगस है यहां पर। अब इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया पेनिसिलिन। भाई पेनिसिलियम है तो क्या बनाएगा? इसने क्या बना दिया? पेनिसिलिन। अब इस पेनिसिलिन के आसपास कोई बैक्टीरिया पड़े थे। ठीक है, बैक्टीरिया पड़े थे। यहां पे बैक्टीरिया पड़े थे। अब ये पेनिसिलिन क्या करेगा? पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया की तो धज्जी उड़ा देगा ना, इस बैक्टीरिया की धज्जी उड़ा देगा। अब ये जो फंगस है इसका तो काम ही है पेनिसिलिन बनाना, तो इसने कुछ नया तो किया नहीं। अब उससे कोई मर जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो स्टिल बनाएगा भाई, उसकी तो मेटाबॉलिज्म में है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट ही बना रहा है। भाई अगर एक जानवर ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट किसी को भी सामने आए काट लेता है तो उसका मैकेनिज्म वैसा है भाई, तो तुम सामने मत आओ, तो बैक्टीरिया जो भी सामने आएगा इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, तो सामने मत आना। तो यहां पर बैक्टीरिया का हो गया नुकसान, जीरो, नेगेटिव सॉरी। और पेनिसिलियम तो भाई बनाएगा ही बनाएगा, इसको कोई लेना देना नहीं है कि सामने कौन आ रहा है, ये तो सामने किसी को देखते ही फोड़ देगा, तो अल्टीमेटली इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब तीन जो मेन आपकी इंटरेक्शंस आती हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। कंपटीशन, भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मारा मारी है बहुत खतरनाक, तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान है। भाई एक रोटी है दो खाने वाले, तो किसी एक को एक रोटी मिलेगी नहीं, दोनों को आधी आधी मिलेगी। अगर टक्कर के हैं तो दोनों का ही नुकसान है, दोनों को चाहिए थी एक, मिली आधी आधी। कंपटीशन का यही जलवा है। तो कंपटीशन देख लेते हैं, साथ साथ कंपटीशन देख लेते हैं। कंपटीशन को बोला गया है डार्विन साहब द्वारा पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्योंकि कंपटीशन में हर कोई चाहेगा कि मैं लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अपनी आर वैल्यू बढ़ाऊं, यानी अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करूं। तो कंपटीशन अच्छी चीज हुई ना, आपको बेस्ट चीजें मिलती हैं नेचर में अगर कंपटीशन हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कंपटीशन किनके बीच में होगा? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में, यानी एक जैसी स्पीसीज के बीच में जो सेम रिसोर्सेज पे फीड करती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज पर फीड करती हैं। गौर से सुनना, इन्होंने कहा कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज यानी मिलती जुलती में, जैसे दो मछलियां, दो मैमल्स, दो बर्ड्स, उनके बीच में आपकी क्या होगी? कंपटीशन होगी। सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, यानी कम रिसोर्सेज हैं और दोनों चाहते हैं हम इन सेम रिसोर्सेज को खाएं, तो मारधाड़ होगी, तब कंपटीशन होगा। पर क्या यह बात सही है? नहीं। तो क्या हम इसे गलत प्रूव कर सकते हैं? यस। अगर आप एक लेक के पास जाओ या अगर आप एक पॉन्ड में जाओ तो वहां पर आपको क्या मिलेंगी? फ्लेमिंगोज मिल सकती हैं, विच इज बर्ड, एंड आपको नेटिव फिशेस मिल सकती हैं, विच इज पाइसिस,
मछली और बर्ड तो आपकी कनेक्टेड नहीं है, यानी रिलेटेड नहीं है, क्लोजली रिलेटेड, लेकिन बट दे बोथ विल ट्राई टू फीड ऑन zooplankton. They both try to feed on zooplankton. यानी भैया सेम रिसोर्सेज को अलग अलग स्पीसीज भी खा सकती है विच आर नॉट इवन रिलेटेड. तो ये नॉन रिलेटेड स्पीसीज सेम चीज को खा सकती है. तो क्लोजली रिलेटेड होना जरूरी नहीं है कंपटीशन में. अब सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज का लिमिटेड होना जरूरी है? नहीं. एक चीज है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस कंपटीशन. ठीक है. एक आइलैंड था आपका गैलापागोस आइलैंड. वहां पर क्या थे? अबिंगडन टॉर्टोइस थे. अबिंगडन टॉर्टोइस. इनकी चीजों को खाने की स्पीड थी बहुत कम. फीडिंग स्पीड इज कम. और यहां पर एंट्री हो गई गोट की. यहां पर एंट्री करवा दी किसी ने गोट की ग्रासलैंड्स में. इनकी फीडिंग स्पीड थी बहुत ज्यादा. भाई बकरी जोर जोर से खा रही है और कछुआ अपने आराम आराम से खा रहा है. तो इस बकरी को देख करके हरियाली तो सारा खा जाएगी, हरियाली तो सारा खा जाएगी. भाई देखो सारा खा जाएगी. भाई आप भी देखो सारा खा रही है. 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिन में खत्म हो जाएगा. इतनी रिसोर्सेज थी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी. मतलब इतनी घास थी कि दोनों बैठ के अगर खाते तो जिंदगी भर में भी खत्म नहीं होती, 50-100 साल में भी खत्म नहीं होती. लेकिन ये टॉर्टोइस जो है ये सहम गया कि भैया गोट इतनी तेजी से क्यों खा रहे हैं. इसे कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन. कि अबिंगडन टॉर्टोइस सिर्फ उसको देख के ही चकरा गया और खुद की फीडिंग हैबिट ही उसने ठुकवा ली वहां पर. जितना खा सकता था उतना भी नहीं खा पाया, उतना भी नहीं खा पाया. तो गोट की स्पीड देखकर अबिंगडन टॉर्टोइस एक डेकेड के अंदर यानी 10 साल के अंदर बाय बाय कह के चला गया. दुनिया को एक्सटिंक्ट हो गया. एक्सटिंक्टेड विद इन अ डेकेड. इसीलिए किसी और की तरक्की देखकर जलना नहीं कभी भी, बल्कि खुद तरक्की करने पर फोकस करना. क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारी हैं. हो सकता है आपको रिसोर्सेज कम लग रही हो, लेकिन हो सकता है आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो. तो अबिंगडन टॉर्टोइस वाली गलती जिंदगी में नहीं करनी है. हमेशा पहले एक कंक्रीट एनालिसिस बनाना है कि जिंदगी में हो क्या रहा है. तो ये जो कहा जाता है कि कंपटीशन रिलेटेड स्पीसीज के अंदर होगा लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, वो बात गलत है. ये बात हमने प्रूव कर दी. अब एक कंसेप्ट आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज. कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब, कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब भाई तुम्हारे पिताजी अगर बैठे हैं और उनको देखनी है न्यूज, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम मैच चला लो. यानी बाप बाप होता है, तो अगर बाप बैठा है तो उस टाइम पर चुपचाप हो जाओ, अपने काम से काम रखो, और पिताजी के बाहर जाते ही चला लो मैच. तो यहां पर क्या होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज में, जब कंपटीशन रिलीज कर दिया जाता है ना, यानी जब आपका जो कंपटीशन है उसे भगा दिया जाता है, तो आप राजा बन जाते हो. यह एक्सपेरिमेंट किया गया था कॉर्नेल द्वारा. तो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में, यानी स्कॉटलैंड में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया समुद्र के किनारे कि बर्नैकल बेलेनस जो है ना, ये आपका सुपीरियर स्पीसीज है. ठीक है. और बर्नैकल कैथेमेलस है, ये आपकी इंफीरियर है. तो सुपीरियर अपने इलाके में राज करता है, ये किसी को घुसने नहीं देता. लेकिन जब इस सुपीरियर वाले को एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया गया फ्रॉम अ प्लेस, एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, देन जो कैथेमेलस था इन्वेडेड बेलेनस प्लेस. यानी ये अपने पिताजी के इलाके में जाकर वहां पे राज करने लग गया, क्योंकि इसे पता था अब कंपटीटर जा चुका है. सो जब आप कंपटीशन को रिलीज कर देते हो, कंपटीशन खत्म कर देते हो, सुपीरियर स्पीसीज हटा लेते हो, तो इंफीरियर खुद को चौड़ा समझने लग जाती है और एक जगह पर राज करने लग जाती है. एक और एक्सपेरिमेंट जो यहां पे आता है वो है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी जब कंपटीशन होगा तो एक स्पीसीज एक्सक्लूड कर दी जाएगी.
अब देखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं। यहां पर लिखा हुआ है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। यानी इन्होंने बोला अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, सेम तरीके की चीजें खा रही हैं, तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, साथ नहीं रह सकती। इंफीरियर स्पीसीज को इस दुनिया से टाटा बाय बाय बोल के जाना पड़ेगा, एक्सक्लूड होना पड़ेगा। पर क्या ये बात करेक्ट है? नहीं। मैक आर्थर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जब उन्होंने देखा कि 5 रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स, वार्बलर्स नाम की चिड़िया थी, आर लिविंग ऑन सेम ट्री। भाई जब 5 स्पीसीज साथ रह सकती हैं तो 2 रिलेटेड स्पीसीज तो रह ही सकती हैं। अब सेम ट्री पे रहने के लिए इन्होंने क्या किया? सेम ट्री पर रहने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने करी रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन्होंने करी रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब इन्होंने अपनी रिसोर्स बांट ली। इन 5 स्पीसीज ने कहा कि मेरे भाई तुम्हारा फोरेजिंग पैटर्न अलग अलग होना चाहिए, फोरेजिंग पैटर्न अलग अलग होना चाहिए। यानी या तो तुम ऐसा कर लो कि कुछ चिड़िया सिर्फ सीड खाएंगी, कुछ वार्बलर्स, कुछ चिड़िया सिर्फ फ्रूट खाएंगी, कुछ सिर्फ लीफ खाएंगी, कुछ सिर्फ स्टेम खाएंगी, कुछ नीचे पड़ी हुई सिर्फ डेबरी खाएंगी। सबका अलग अलग मिल गया खाना। अब एक दूसरे के साथ छेड़खानी मत करना, रूल्स का उल्लंघन करोगे तो पिटोगे। तो या तो फोरेजिंग पैटर्न चेंज कर लो, या फोरेजिंग टाइमिंग चेंज कर लो, या फोरेजिंग टाइमिंग चेंज कर लो। भैया 2 स्पीसीज सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगी, 2 स्पीसीज दोपहर में सिर्फ लंच करेंगी, और 2 स्पीसीज या 1 स्पीसीज शाम को सिर्फ डिनर करेगी। यानी ऐसा कह दिया कि भाई 12 बजे के बाद ना मेरे को दिख मत जाना मेरे पेड़ पे, तब तक जितना खा सकते हो खाओ, फिर फुटो, फिर हमारी बारी। तो मैक आर्थर साहब ने ये प्रूव कर दिया कि स्पीसीज साथ साथ रह सकती हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक्सटिंक्शन कोई नहीं चाहता, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो वो रिसोर्स पार्टीशनिंग नाम के इस मैकेनिज्म से अपने रिसोर्सेज को या तो टाइमिंग के बेसिस पे या जगह के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं, पार्टीशनिंग कर लेते हैं, जिससे कि कंपटीशन खत्म हो जाए और बढ़िया तरीके से चीजें साथ साथ रह पाए। सो दिस इज कंपटीशन विच वी हैव क्रैक्ड एज ऑफ नाउ। अब बात आती है प्रिडेशन की। प्रिडेशन मतलब भैया शिकार करना। तो इसमें 2 चीजें रहती हैं, प्रिडेटर जो शिकार करता है, प्रे जिसका शिकार होता है। ठीक है, तो प्रिडेशन क्या है? इट इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। यानी एक प्लांट ने भैया खाना बनाया, एक प्लांट ने खाना बनाया, इस प्लांट को कौन खाएगी? गाय खाएगी, समझ लो। ठीक है, गाय खाएगी। इस गाय को कौन खाएगा, या किसी भी जानवर को कौन खाएगा? शेर खाएगा। ठीक है, शेर खाएगा। और बाल बना देते हैं, शेर को थोड़ा मस्त बना देते हैं। ओके, ठीक है, शेर खाएगा। तो ये जो प्लांट था, इसकी 10% एनर्जी गई आपके हर्बीवोर में, इसकी 10% एनर्जी गई आपके कार्निवोर में। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसकी वजह से? शिकार की वजह से ना। एक गाय ने प्लांट का इनडायरेक्टली शिकार ही तो किया है, उसको खाया है मार करके। तो एक स्पैरो अगर सीड को खा रहा है तो दैट इज ऑल्सो प्रिडेशन इन इकोलॉजी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये इस सीड को किल कर दे रहा है ना। ये सीड एक पोटेंट प्लांट हो सकता था, सो इट इज प्रिडेटिंग, इट इज प्रिडेटिंग द हर्ब और इट इज प्रिडेटिंग द सीड। ठीक है, तो एक काम क्या है आपका प्रिडेशन का, कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है कैसे? क्योंकि समझ लो एक शिकारी है, वो खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसका शिकार तो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा ना, कि भैया शिकारी की डेथ हो गई, चलो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में लाया गया इन 1920s, और इसकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल थी वो इतनी ज्यादा थी कि इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। नंबर हैज ग्रोन इन मिलियंस।
और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का था नहीं, तो इसे जब ऑस्ट्रेलिया में ले जाया गया तो ये एक क्या था, इन्वेजन मान सकते हो इसे, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो ये नई स्पीसीज थी, तो ऑस्ट्रेलिया में से कोई खाने वाला था ही नहीं, इसका नंबर मिलियंस में ग्रो कर गया। तो इसको रोकने के लिए एक मोथ फिर अलग से मंगाया गया जो इसको खाता है, प्रीडेटर मोथ, इंट्रोड्यूस्ड लेटर, predator moth introduced later to control it. Predator moth introduced later to control this thing, prickly pear cactus के इन्वेजन को। और अगर मोथ नहीं मिलता तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में आज prickly pear cactus ही रहता, बस इसका पावर ग्रो करने का उतना ज्यादा है। तो पहली चीज क्या है, ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। पहली चीज क्या है, प्रीडेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में। ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, उसे उसकी औकात से ज्यादा नहीं बढ़ने देता। तीसरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है। डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन रखता है, अगर तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं होंगे तो भाई बहनों में इतना झगड़ा हो जाएगा कि एक का सर फूटा मिलेगा, एक की आंख के नीचे पट्टी बंधी हुई मिलेगी, एक की टांग टूटी हुई मिलेगी, सारे लेटे हुए मिलोगे और पता लगा साला एक ना अमरूद के पीछे लड़ रहे थे। मतलब ये बहुत कॉमन चीज है, मतलब ऐसा होता है भाई, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो होता था। मतलब समझ लो अगर हमारे घर में एक ओएस का पैकेट भी है तो सब भाई बहनों की ओ नो हो जाती थी उसके पीछे कि मैं खाऊंगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग नहीं करते थे हम लोग, सबका अपना अपना घमंड है, सबका अपना अपना अहम है, क्योंकि हम लोग हो चुके थे उस टाइम पे 3rd 4th 5th क्लास में। तो हमारा ये था भाई, हम तो पूरा ही पैकेट खाएंगे। इस चक्कर में वो पैकेट भी किसी को नहीं मिलता था, एक दूसरे की भी हम लोग धुलाई करते थे। और उसके बाद घर वाले आकर, मेरे पिताजी तो बहुत चलो नर्म स्वभाव के हैं, मेरी मम्मी बहुत मारती थी, कुत्ते की तरह मारती थी। एकदम मतलब नंगा करके मार देती थी। तो इसीलिए तो रिसोर्स पार्टीशनिंग तब भी बहुत बेटर है। स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे, आपस में कट के मरने से अच्छा है सर के ऊपर पिताजी बैठे होने चाहिए। तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टारफिश थी जिसका नाम था पिजास्टर। तो पिजास्टर एक प्रेडेटर था, इसके नीचे 10 स्पीसीज थी जिनको वो थोड़ा थोड़ा खा लेती थी। अब पिजास्टर को जब आपने रिमूव कर दिया तो वो जो 10 स्पीसीज थी ना, वो अपने आप को राजा समझने लग गई और ये लड़ लड़ के मर गई बाय इंटर स्पेसिफिक फाइट और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, खुद ही खुद में लड़ लड़ के खत्म हो गई। इसलिए ऊपर सर पे एक प्रेडेटर का होना जरूरी है। तो प्रेडेटर खराब चीज नहीं है, क्योंकि देखो ये प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रख रहा है, यानी ये नेचर का एक एजेंट है कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। सेकंड, ये डाइवर्सिटी भी बढ़ा रहा है, यानी ये इकोसिस्टम को सपोर्ट भी करता है। एंड इट इज प्रूडेंट ऑल्सो, ये फ्यूचर की सोचता है। ठीक है, फ्यूचर की सोचता है। ये ऐसा नहीं सोचता कि यार जंगल में अगर 400 खरगोश है तो 4 दिन में पार्टी कर लूं 100 खरगोश खा के, नहीं। ये क्या करेगा, ये उनको रिप्रोड्यूस करने का भी मौका देगा। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करने की भी मौका देगा कि यार मैं ना दिन का सिर्फ 1 खरगोश खाऊंगा, तब तक एक कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगा, बिकॉज खरगोश की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है। तो ये प्रूडेंट होते हैं, सोचते हैं यार लोगों के बारे में। अब ये तो सोचता ही है प्रे के बारे में, प्रे भी खुद के बारे में सोचती है कि यार मैं कैसे डिफेंस करूं अपना, कि मैं कुछ ऐसे जुगाड़ लगा लूं कि यार मेरे को कोई खाने आए ना तो उसकी मैं धज्जी उड़ा दूं। जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ओके, जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे फ्रॉग्स हैं जो क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं, जो क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं, इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। जैसे आपने फौजी भाइयों को देखा होगा, हमारी ड्रेस ऐसी क्यों होती है, थोड़ी घास के कलर की, थोड़ी मिट्टी के कलर की, जिससे अगर हम घास के मैदान में भी हैं, अगर हम रेगिस्तान में भी हैं, तो हम अलग से पकड़ में ना आ जाएं, अदरवाइज वी वुड बी इजीली टारगेटेड टू शूट। लेकिन अब हमें कोई देख नहीं पाता तो हम दूसरों की धज्जी उड़ा देते हैं, कोई हमें नहीं मार पाता, क्योंकि हमारी ड्रेस का कलर वैसा है कि हम जंगल में आसानी से ट्रैक ना हो पाए। इसी प्रकार से इंसेक्ट और फ्रॉग अपने आप को बैकग्राउंड कलर के साथ साथ ढाल लेते हैं, जिससे कोई उन्हें देख ना पाए। तो जब प्रेडेटर को मिलेगा ही नहीं फ्रॉग या इंसेक्ट, तो खाएगा क्या, समझो। अब मोनार्क बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल। ये एक तो खाने में बहुत गंदी है, ऊपर से जो मोनार्क बटरफ्लाई है, इट्स कैटरपिलर
ये कैटरपिलर स्टेज पे इट्स कैटरपिलर फीड ऑन अ पॉइजनस वीड, its caterpillar feed on a poisonous weed, therefore acquire a chemical, जो कि अगर कोई खा लेगा तो उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। तो कोई इस चीज को मुंह ही नहीं लगाता मोनार्क बटरफ्लाई को कि भाई इसको एक तो खाओ, टेस्ट गंदा बदबूदार, ऊपर से पता लगा मर भी गए, कि इतनी मेहनत करके खाया और एंड में मर गए, फायदा नहीं है दोस्त, इसीलिए इसको कोई खाता नहीं है। 25% से भी ज्यादा इंसेक्ट जो है ये फाइटोफेगस है। फाइटो मतलब प्लांट, फेगस मतलब खाने वाले। तो प्लांट को भी अपने आप को बचाना पड़ेगा भाई, वरना इंसेक्ट तो भाई खा जाएंगे सब कुछ। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अकेशिया और कैक्टस जो है ये थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं या स्पाइन्स डेवलप कर लेते हैं, जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी इनको खाने आएगा, कांटे चुभ जाएंगे, कांटा लगा हो जाएगा तो जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, राइट भाई। कांटा अगर आपने लगा लिया है तो ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है ना। कैलोट्रोपिस में यानी आक के पेड़ के अंदर एक केमिकल अडेप्टेशन है, बायोकेमिकल अडेप्टेशन है। क्या होता है दोस्त, इसमें केमिकल आ जाता है यहां पे, विच इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड अक्यूमुलेटेड। तो कोई भी अगर कैलोट्रोपिस को खाने की कोशिश करेगा तो उसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी खाना पड़ेगा, जो कि उनको दिल का दौरा दे सकता है और उनकी मौत हो सकती है। इसीलिए देखना बैरन लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, बंजर जमीन के ऊपर ना अकेला खड़ा रहता है कैलोट्रोपिस, सिर्फ कैलोट्रोपिस। और आते जाते जानवर की हिम्मत नहीं है कैलोट्रोपिस को खा जाए, क्योंकि सीधा मौत से मिला देता है भाई, ठीक है, जिंदगी का ख्वाब दिखा के मौत से मिला देता है। तो इसीलिए कैलोट्रोपिस ऐसा केमिकल रखता है अंदर जिससे प्लांट की प्रोटेक्शन हो जाए। सिमिलरली निकोटिन जो आज हम यूज करते हैं तंबाकू वगैरह में, कैफीन जो हम यूज करते हैं कॉफी में, क्विनिन, स्ट्राइकनिन, ओपियम, राइट, अलग अलग ड्रग्स बनाने के लिए, ये सारे के सारे क्या थे, दे आर एक्चुअली accumulated in plants for defense purpose। हाँ, हम इनको अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन प्लांट ने इनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भैया, प्रेडेशन हो गया। अब आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब एक जो है वो है पैरासाइट और एक आदमी है होस्ट। यानी जैसे मैं होस्ट हूं और मेरी बॉडी में लीच घुस गया, वो पैरासाइट है, वो मेरा सारा खून भी चूस लेगा, मुझे बीमार भी कर देगा और मेरी बॉडी से सारा खाना भी खा लेगा। यानी उसकी मौज है, वो प्लस में है, मेरी नेगेटिव कर दी उसने सारी चीजें, मेरी धज्जी उड़ा दी। सो प्रिडेशन है, यानी शिकारी और शिकार का पास पास रहना जरूरी है। पैरासिटिज्म है, होस्ट और पैरासाइट का तो साथ साथ रहना, या तो ऊपर चिपक के एज एन एक्टोपैरासाइट या अंदर घुस के एज एन एंडोपैरासाइट बिल्कुल जरूरी है। और कमेंसलिज्म भाई, इसमें जिसको फायदा है वो हमेशा न्यूट्रल वाले के पीछे पीछे घूमेगा। तो यहाँ पे ये साथ साथ रहना प्रेफर करते हैं एक दूसरे के एकदम पास पास, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है, लॉजिंग ऑफ फ्री मील्स बाय पैरासाइट फ्रॉम होस्ट। भाई होस्ट के ऊपर पैरासाइट चिपक जाता है या उसके अंदर चला जाता है और अपने पिताजी का माल समझ के सब कुछ खाने की कोशिश करता रहता है, तो उससे फ्री का खाना ले लेता है। अब मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक सो दे को इवॉल्व। जैसा मैंने बताया था ना को इवोल्यूशन में, ऑफाइरिस के अंदर और पॉलिनेटर के अंदर, वैसे इनमें भी को इवोल्यूशन होती है। जैसे एक पैरासाइट है, वो नए नए रास्ते ढूंढेगा कि मैं होस्ट की बॉडी में कैसे घुसूं, और होस्ट भी नए नए रास्ते ढूंढेगा कि इस पैरासाइट को आते हैं इसको कैसे मारूं। तो दोनों में बढ़िया एक तरीके का को इवोल्यूशन होता रहता है और वो एक दूसरे की रणनीतियों से वाकिफ होते हैं। तो एक पैरासाइट जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा, सो इट विल अडेप्ट इटसेल्फ। ये कोशिश करेगा कि इसमें काफी ऐसे गुण हो कि आपकी बॉडी में जिंदा रह पाए, यानी इट विल लॉस इट्स सेंस ऑर्गन,
आपकी बॉडी के अंदर ये हल्का रहना चाहता है तो अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को लॉस्ट कर देता है, बिकॉज ये बहुत लाइट होना चाहता है। सेकंड, अपनी रिप्रोडक्टिव पावर को ये बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है, तो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव पावर को ये अनलीश कर देता है। अब आपकी बॉडी में इसे अलग अलग ऑर्गन्स में जाना है तो ये हुक्स और सकर्स की बहुत मदद लेता है कि किसी भी ऑर्गन में जा पाए और सक करके न्यूट्रिशन निकाल पाए, तो हुक्स और सकर्स भी इसे चाहिए। इसके अलावा मेरे दोस्त, हुक्स एंड सकर के अलावा ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये भी लॉस कर देता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो लॉस्ट। क्यों? क्योंकि डाइजेशन की जरूरत क्या है, आपके ब्लड में से पका पकाया खाना तो खा ही लेगा, डाइजेस्ट किया हुआ, आपके ब्लड में तो डाइजेस्ट किया हुआ खाना जा रहा है ना, तो इसको कोई टेंशन ही नहीं है। अब काफी सारे ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनको मल्टीपल आपके इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे लिवर फ्लूक जो हमें हार्म कर सकता है, इट्स अ ट्रिमाटोड पैरासाइट, यानी कि ये एक प्लेटीहेल्मिंथ है। इसमें दो इंटरमीडिएट होस्ट भी हैं ह्यूमन के अलावा, एक स्नेल और एक फिश। सिमिलरली अगर आप बात करो मलेरियल पैरासाइट की, तो आपकी बॉडी में आने से पहले वो मॉस्किटो के थ्रू आता है, यानी उसे भी फीमेल एनोफिलिस की जरूरत है। यानी प्लाज्मोडियम जो है इट हैज मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो। एज वेक्टर ऑल्सो, क्योंकि ये इसे हमारी बॉडी में ट्रांसफर भी करता है ना, फीमेल एनोफिलिस, तो इट्स अ वेक्टर ऑल्सो। सो ज्यादातर जो पैरासाइट है वो यूजुअली आपकी बॉडी को हार्म ही करते हैं। हार्म कैसे करेंगे? आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की बैंड बजा देंगे, आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की बैंड बजा देंगे, ठीक है, आपको वीक कर देंगे, आपकी हेल्थ ओवरऑल खराब कर देंगे, आपको अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स दे देंगे, आपका खाना खा जाएंगे, तो ये आपको बहुत तरीके से हार्म करेंगे। सो दो तरीके के पैरासाइट्स हैं आपकी बॉडी में जनरली। एक जो आपकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट, क्योंकि उनको आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करना है तो उनके लिए काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। सो एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसे आपके अलग अलग ऑर्गन्स में जाना है, लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में। एक्टोपैरासाइट आपकी बॉडी के बाहर चिपक सकता है या किसी और जानवर की बॉडी के बाहर चिपक सकता है, जैसे लाइस है ये ह्यूमन में चिपक जाते हैं, माइट्स हैं जो आपने देखा होगा डॉग पे लगे रहते हैं, डॉग में चिपक जाते हैं, कॉपपॉड्स हैं ये आपके काफी सारी मैराइन फिशेस के ऊपर चिपक जाते हैं, उनकी आंखों पे, उनकी आंखें खुल नहीं पाती, आंखों के ऊपर इतने सारे कीड़े चिपक जाते हैं। और कस्क्यूटा जो है ये अपने लीफ को लॉस्ट कर देता है, क्लोरोफिल को लॉस्ट कर देता है, लीफ क्लोरोफिल लॉस्ट ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो ये भी अलग अलग प्लांट्स पर डिपेंड करता है फॉर फूड। एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसे आपके अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर घुसना है और उनमें क्या करना है, सर्वाइव भी करना है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल है आपका पैरासिटिज्म का, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब समझ लीजिए एक यहां पर घोंसला है, समझ लीजिए एक यहां पर आपका क्या है, घोंसला है। सो इस घोंसले में कुछ अंडे हैं, ये अंडे हैं, ठीक है, अंडे। इन अंडों पे क्या है, आपकी ग्रीन कलर की मार्किंग्स है, लेट्स से इन अंडों पर ग्रीन कलर की मार्किंग्स है। तो ये होस्ट का नेस्ट है, होस्ट का नेस्ट है। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका पैरासाइट आएगा और आपका क्या करेगा, इन जैसा ही एक अंडा देके चला जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने अंडे को नहीं पालते, वो चाहते हैं कि कोई और पाल दे, कोई और जो है इनको इंक्यूबेट करा दे, कुछ दिन के लिए इनकी प्रोटेक्शन कर ले। तो ये होस्ट का नेस्ट है और ये होस्ट के अंडे हैं, होस्ट एग। ये क्या है आपका, पैरासाइट एग। अब ये क्या चाहते हैं, होस्ट जो है, होस्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स एंड इंक्यूबेट पैरासाइट एग ऑल्सो
egg also as it looks similar ठीक है, ये आपका पैरासाइट एग को पाल देता है क्योंकि इट लुक सिमिलर, और बाद में आके पैरासाइट टेक्स इट्स बेबी बैक। तो इसमें नुकसान क्या हुआ भैया, मतलब इसमें आपने प्लस माइनस क्यों लिखा है, पैरासिटिज्म तो प्लस माइनस होता है ना, इसमें पैरासाइट का तो फायदा हो गया, लेकिन दूसरे का क्या नुकसान है भाई, भावनाओं का खिलवाड़ है यार, उसके बच्चों में प्यार जो बटना चाहिए था वो नहीं बटा। उसके 2 अंडे थे, दोनों बच्चों को 50-50% प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन तीसरा अंडा आते ही 33.33% प्यार मिला, नुकसान हो गया ना, 16.6% का नुकसान है ना डायरेक्ट। और माँ की भावनाओं के साथ भी तो खिलवाड़ हुआ, वो भी तो सोचती फिरेगी यार 3 बच्चे थे 2 कैसे बचे हैं, दैट्स वाई चीटिंग है। ओके, कुकू और क्रो का कभी पीछा करोगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ। ठीक है, बहुत शातिर जमाना है दोस्त, संभल के रहना है। ठीक है, चैप्टर हो गया है खत्म यार, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इकोसिस्टम। आई होप आज क्वालिटी अच्छी आई होगी, मजा आया होगा। ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है बस ये आपसे, ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे मजा आ जाएगा, अपने सारे के सारे डाउट्स यहां पर डाला करो, और आज जो है आपको बचे हुए इस चैप्टर के जो भी, सॉरी पेन गिर गया, उसके भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इनको ट्रैक करते रहो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, गो गेट कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल ट्रूली बी कैचिंग यू अप इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे और इकोलॉजी को अगले 3 दिन में रैप अप करेंगे, उससे पहले ही पर 3 दिन मोस्ट टू मोस्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं कई बार हो नहीं पाते एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कभी लाइट चली जाती है, कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी लैपटॉप पे कुछ हो जाता है, सो वी वोंट मेक एनी प्लान्स नाउ, जितना फास्टेस्ट पॉसिबल होगा उतना फास्टेस्ट पॉसिबल कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोशिश करेंगे मई में खत्म करते, सिलेबस हो भी जाएगा। ठीक है, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।